आज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मंडे के लिए बाज़ार कहाँ रह सकता है और एफआईज और डीआईज ने भारतीय बाज़ारों के अंदर फ्राइडे को किया क्या है। उससे पहले हम बात करते हैं फ्राइडे की सेशन की। फ्राइडे का सेशन बहुत अच्छा रहा। जनरली ये एक्चुअली के अंदर एक्सपायरी के बाद में पोजीशंस को बनाने की तेज़ी है, एक्चुअल तेज़ी ये नहीं है। एक्चुअली में जो प्रीमियम था 200-250 पॉइंट का निफ्टी स्पॉट और फ्यूचर के अंदर एक्सपायरी वाले दिन में, तो रोल ओवर्स में नहीं हुए थे। तो जो लॉन्ग साइड में थे उन्होंने रोल ओवर नहीं किए थे, उन्होंने नेक्स्ट डे रोल ओवर हुए। तो दैट इज़ द नेक्स्ट उन्होंने पोजीशन बनाई, रोल ओवर तो क्या, नेक्स्ट डे उन्होंने पोजीशन बनाई। तो ये निफ्टी में थोड़ी तेज़ी आ गई और सिनेरियो चेंज नहीं हुआ है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताता हूँ डाटा के अंदर। तो हमारे 4 सेगमेंट्स हैं। सबसे पहले हम कैश के डाटा की बात करेंगे, देर आफ्टर इंडेक्स फ्यूचर, देर आफ्टर स्टॉक फ्यूचर्स एंड देर आफ्टर ऑप्शन डेटा एंड ऑप्शन चेन। देर आफ्टर हम जियोपॉलिटिकल और रूपी डॉलर इक्वेशंस की बात करेंगे, जो हमारा करेंसी का पोर्शन आता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एफआईज के कैश के डाटा की। एफआईज ने सेल किया है 4383 करोड़ का माल और डीआईएस ने परचेज किया है 5723 करोड़ का माल। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। डीआईएस ने 2 दिन के अंदर करीबन भारतीय बाज़ारों में 15,000 करोड़ का माल बेच दिया। ये एक सीरियस पॉइंट है, आप इसको मजाक के मत लीजिए। मतलब 2 दिन के अंदर 15,000 करोड़ की सेलिंग करनी, उनको किसी चीज़ का पता था या वो माल बेचने के लिए चाहते हैं। और ये कितना, एक पॉइंट आपको बताता हूँ, ये हमारी मंथली एसआईपी का 61% है। हमारी मंथली एसआईपी 24,500 करोड़ की थी, जो 15,000 करोड़ का ये माल बेच गए। तो एक बात, इनकी वेलोसिटी या इनका समझिए जोर कितना है। 2 दिन में 15,000 करोड़ का माल इन्होंने इंडियन मार्केट में ठोक दिया। आप ये मत कहिए कि बाजार नहीं टूटा, आप ये मत कहिए बाजार नहीं टूटा, हम वहीं पे खड़े हैं। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखिए। बाजार को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इंडेक्स को मैनिपुलेट किया जाता है, बट स्टॉक रियल बात बोलते हैं, आपका पोर्टफोलियो रियल बात बोलता है। इंडेक्स हमेशा ऊपर जाएगा इंसान की तरह, बट आप अपने स्टॉक्स को देखिए, उनमें कितना डैमेज हुआ है 2 दिन के अंदर। तो ये थोड़ा सा सीरियस है। और इन्होंने बेचा है 15,000 करोड़ कैश में, तो इन्होंने अपने कैश की होल्डिंग इंडिया में कम की है। तो डैट इज़ अ सीरियस कि 15,000 करोड़ का 2 दिन में बेचना, तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है। तो थोड़ा इस डाटा को आगे ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स की। इंडेक्स फ्यूचर्स में इतना काम नहीं हुआ। एक्चुअली में क्या हुआ है कि ये अपने को प्री पोजीशन कर रहे हैं तेजी या मंदी की तरफ, तो इन्होंने ज़्यादा पोजीशन बनाई नहीं। दोनों साइड से ही इन्होंने डाटा को थोड़ा कट किया है, मतलब कि अपने लॉन्ग्स भी कट किए हैं, शॉर्ट थोड़े से ज़्यादा कट किए हैं। तो इनकी ये अपने आप को हल्का कर रहे हैं। हल्का इसलिए कर रहे हैं कि अगर तेजी आए तो तेजी कर सके, मंदी आए तो मंदी कर सके। मतलब ये एक डिसाइसिव मूव नहीं ले रहे, क्योंकि एक तो दिसंबर का महीना है, छोटा महीना है एफआईएस के लिए, और एक्चुअली के अंदर थर्सडे को थैंक्सगिविंग थी और ब्लैक फ्राइडे था। तो 2 दिन इन्होंने थोड़ा सा कम ही पोजीशन किया है, लेकिन कैश में माल भरपूर बेचा है। तो क्या किया इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर 562 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग काट लिए और 4,054 कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कर लिए, शॉर्ट के भी काट लिए। तो एक्चुअली में हम देखें तो न्यूट्रल ही मानेंगे इंडेक्स के डाटा को। और जो इनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो 33% पर आ गया। 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के साथ ये काम करेंगे मंडे के लिए। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, इनकी नेट शॉर्ट पोजीशन कम है। एक बात मैं आपको बता दूं, पिछली एक्सपायरी के अंदर ये 2,22,000 नेट शॉर्ट तक गए थे, जो कि थी 20%। ठीक है ना, तो 2,22,000 कॉन्ट्रैक्ट तक ये शॉर्ट में गए थे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप बात को कि हाँ इनके शॉर्ट कितने तक बढ़ सकते हैं। तो पिछली एक्सपायरी को हम बेस माने तो 2,22,000 कॉन्ट्रैक्ट तक ये शॉर्ट जा सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी तो उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ भी नहीं किया, सेम वाइज स्टॉक फ्यूचर्स में भी। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने लॉन्ग क्रिएट किए हैं। अब ये लॉन्ग कैसे हो सकते हैं मैं आपको बताऊं। जो अभी एफएनओ के अंदर स्टॉक्स जुड़े हैं उनकी वजह से,
और कुछ लार्ज कैप के में बाइंग की वजह से इन्होंने अपने स्टॉक फ्यूचर्स को ऐड किया है। और जनरली ये एक्चुअली बताऊं, इतने ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी वाले दिन एक्सपायर किए थे इन लोगों ने, तो उतने ही ऐड किए हैं। और शॉर्ट साइड में थोड़ा सा कम शॉर्ट ऐड किया है। लॉन्ग साइड के अंदर इन्होंने 62,000 के करीबन लॉन्ग ऐड किए हैं और शॉर्ट साइड के अंदर इन्होंने ऐड किए हैं 2767 कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कि शॉर्ट इतने ऐड नहीं किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर। तो डाटा एक्चुअली में मोर और लेस पॉजिटिव ही है, बट मैं कैश के डाटा को ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे सेलिंग इंटेंस है। कैश में जब सेलिंग इंटेंस होती है तो लोगों का पैसा खोते हैं लोग। एफ&ओ में तो क्या है वो बात की बात, हम बात करेंगे आगे। अब हम बात करते हैं ऑप्शन के डाटा की। ऑप्शन का डाटा भी थिन है और पॉजिटिव है। कैसे? 2,18,000 कॉल लॉन्ग कर दी, 1,53,000 कॉल शॉर्ट कर दी। तो कॉल लॉन्ग की 2,18,000, कॉल शॉर्ट की है 1,53,000, मतलब पॉजिटिव है। अपसाइड देखी जा सकती है, सब्जेक्ट टू 2-3 पॉइंट अभी बताऊंगा उस पर है। सॉरी। पुट का डाटा हम पढ़ते हैं। पुट लॉन्ग की 1,05,000, पुट शॉर्ट की है 1,53,000, मतलब बेस मजबूत है। बेस क्या होगा? 24,000। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब ये था बेस इनका 24,000 ही है इस बार का। अब मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं, ऑप्शन अभी डाटा इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि एक्सपायरी स्टार्ट हुई है और ये एक्चुअली के अंदर अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमें डाटा को इतना महत्व नहीं देना है अभी के लिए। हमें हाँ देखना है कि पॉजिटिव बायस है, ऊपर जाए तो तेजी चलेगी, लेकिन जहां से भी नाड़ मुड़े इसकी, जहां से इसकी गर्दन मुड़े वहीं पे आपको गर्दन को काट देना है, मतलब कि शॉर्ट पोजीशन में आ जाना है। क्योंकि शॉर्ट साइड में रिवॉर्ड ज़्यादा है कंपेयर टू लॉन्ग साइड के अंदर, क्योंकि राइटर्स ऊपर इंटेंसिव सेलिंग करके बैठे हैं। नीचे में बेस 24,000 है अब हमारा, 24,000, 23,900 और 23,800 का जो हमारा पिछली एक्सपायरी में रहा था। ये तो हो गया हमारा ऑप्शन और इंडेक्स फ्यूचर का डाटा। 4 डाटाज हैं। हम स्टॉक फ्यूचर को डाटा का इतना महत्व कभी नहीं देते हैं। हम 3 डाटा हमेशा समझते हैं। कैश का डाटा हाईली नेगेटिव डाटा, 2 दिन के अंदर इंटेंस सेलिंग की। इंडेक्स फ्यूचर्स लाइट एकदम न्यूट्रल टू पॉजिटिव डाटा है। ऑप्शन का डाटा पॉजिटिव साइड के अंदर है, लेकिन ऑप्शन का डाटा बहुत जल्दी चेंज होता है, बाजार खुलते ही चेंज हो जाता है। तो आपको यू नेवर नो, तो इस चीज़ का आपको लाइव मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन को एनालाइज करते रहना पड़ेगा, तो ही आप ऑप्शन के डाटा को रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मंडे को एक्चुअली में क्या हो सकता है। प्रॉब्लम कहां पे आई है? हमारे जीडीपी नंबर्स पर। 5.4% का ओवरऑल जीडीपी, 6.3 6.5 की उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा खराब आया है। अब कई लोग देख रहे होंगे कि गिफ्ट निफ्टी इतना दिखा रहा है, ये इतना दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी में लिक्विडिटी नहीं होती है और ब्लैक फ्राइडे की छुट्टी थी आपकी यूएस के अंदर, तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था। तो आप गिफ्ट निफ्टी पर अभी आप रिलाई मत कीजिए, मंडे को खुलने दीजिए। बाजार कैसे इस नंबर पर रिएक्ट करता है, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा खराब नंबर है। 21 महीने के लो के ऊपर आना, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। 5.4 जीडीपी नंबर बहुत खराब, और इसके अंदर भी अगर इसके कंपोनेंट में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग 2.2%, ये सबसे ज़्यादा खराब है। अब कई लोग कह सकते हैं महाराष्ट्र में इलेक्शन थे इस वजह से नहीं आया, या आप बहाने कुछ बना लीजिए, लेकिन हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी पर थोप नहीं रहा हूँ, बट एज अ एनालिस्ट, एज अ कुछ चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं या लिखी हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी देश को अगर प्रगति करनी है तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। 2.2% मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी, ये एक्चुअली में डिक्सन के मार्जिन के बराबर है। डिक्सन का मार्जिन 2.2% है, मतलब पीएलआई स्कीम के अंदर 5% जो मिलता है, प्रोडक्शन लिंक स्कीम के अंदर जो 5% मिलता है, उसमें अगर खर्चा काट दें कर तो उतनी आते और इतनी ही आपकी जीडीपी की ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो ये सबसे सीवियर है, और एक्चुअली में इसकी बात कई सीईओस ने की है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये 5.4 भी नहीं है। इन्फ्लेशन का प्रिंट भी जितना बताया जा रहा उतना नहीं है। मैं किसी भी एजेंसी पर
कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। यही चीज़ एशियन पेंट के सीईओ ने बोली थी मई के अंदर कि जीडीपी के नंबर जो आ रहे हैं वो उनके सेगमेंट रेवेन्यू की ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। मतलब कि इतने बड़े कंपनी के सीईओ ये कहना कि जीडीपी के नंबर कहाँ से आ रहे हैं उनको नहीं पता। क्योंकि देखिए, धंधा मैं कर रहा हूँ, मैं धंधा कर रहा हूँ और मेरे को ही नहीं पता कि इतना अगर 7.5% 8% की जीडीपी ग्रोथ है तो समझिए 7.5% की जीडीपी ग्रोथ, एक मैथ समझिए, 7.5% की जीडीपी ग्रोथ और 8.5-7.5% का इन्फ्लेशन रेट, तो 7.5% की आपकी जीडीपी हो गई, 7.5% का आपका इन्फ्लेशन हो गया। मान लीजिए ऑन द बेस केस कितना होता है, 15%। 15% की ग्रोथ तो आनी चाहिए आपकी सेगमेंट वाइज। कहाँ पर है एक्चुअल में वो ग्रोथ, कहाँ पर है आपकी नेस्ले में, कहाँ पर है कोलगेट में, कहाँ पर है एशियन पेंट में वो ग्रोथ 15% के कहाँ पर है। मतलब ये समझिए, अगर इतनी ग्रोथ ही नहीं दे पा रहे हो तो आप कर क्या रहे हो। मतलब आप एक पॉइंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, जो लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को जानते हैं वो उस चीज़ को समझेंगे कि 7.5% की तो मैं ग्रो करूंगा और 7.5% मेरा इन्फ्लेशन है, तो एक्चुअल के अंदर मेरी जो रेवेन्यू ग्रोथ आएगी वो तो 15% आएगी ना, कि 7.5% तो मेरा माल ज़्यादा बिकेगा और 7.5% मैं प्राइस हाइक ले लूंगा इन्फ्लेशन का, तो 15% तो मेरी ग्रोथ आनी चाहिए। मुझे तो किसी नंबर में नहीं दिखी 15% ग्रोथ। ये एक्चुअली में सीरियस मैटर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो अभी हमने डाटा एनालिसिस किया उसका थोड़ा सा वो मंडे को थोड़ा सा उलट पुलट ज़रूर होगा। ये था पहला पॉइंट, जीडीपी नंबर हमने बात की, बहुत ख़राब जीडीपी नंबर। अब कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि एक्चुअली में पता नहीं आगे क्या होगा, और कई लोग बोल रहे हैं रेट कट कर दो, रेट कट कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात समझिए, लोग इस बात को समझ रहे हैं रेट कट कर देना चाहिए, रेट कट कर देना चाहिए। अगर आरबीआई आकर रेट कट कर देता है, सरप्राइज कट कर देता है ना, एक बार जरूर बाजार ऊपर जाएगा, मैं आपको बता दूं, एक बार बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन उसी टाइम वो मुड़ जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि लोगों को ये कंफर्मेशन मिल जाएगा, बड़े एचएनआईज को कंफर्मेशन मिल जाएगा, हेज फंड्स को कंफर्मेशन मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड वालों को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। देखिए, पर्दे में जो बात हो रही है ना, आप और मैं कर रहे हैं, आप और मेरी कोई औकात नहीं है। हम कितना ले लेंगे, 5 लाख का, 2 लाख का, 1 लाख ले लेंगे या बेच लेंगे। पैसा और माल इन्हीं लोगों के पास है। अगर आरबीआई गवर्नर आकर रेट कट कर देते हैं, मैं कह रहा हूं रेट कट करना एज अ वर्स्ट डिसीजन होगा, सबसे ज़्यादा वर्स्ट डिसीजन यही होगा कि रेट कट कर देंगे, क्योंकि रेट कट से पहली बात तो शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होगा, रेट कट का इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आता है। सेकंड पॉइंट, जैसे ही रेट कट करेंगे वैसे ही सबको ये बात पता चल जाएगी कि हमारी इकोनॉमी रिसेशन में है, स्टैगफ्लेशन के अंदर है, मतलब जहां पे इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है और जीडीपी नीचे आ रही है, तो ये एक्चुअली में एक स्टैगफ्लेशन का पॉइंट बन गया हमारे लिए। तो रेट कट तो करना ही नहीं चाहिए आरबीआई को, चाहे कुछ भी हो जाए, रेट कट नहीं होना चाहिए। अगर रेट कट होता है दैट इज अ डिजास्टर्स फॉर द मार्केट। लोग बोलेंगे ये हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ रेट कट हो गया ना तो ये बहुत ज़्यादा खराब होगा और एक्चुअली में इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। तो रेट ऊपर रहेगा तभी इन्फ्लेशन नीचे आएगा, उसके बाद रेट कट किया जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट, अब शक्तिकांत दास फंस गए हैं इस चीज़ में। पहला तो ये। दूसरा, हमारा रूपी डॉलर 84 रुपये 60 पैसे के आसपास पहुंचने वाला है और ये बहुत ज़्यादा सीरियस होता जाएगा धीरे धीरे धीरे, जैसे डॉलर स्ट्रांग होगा। अब हमारी समस्या है, हम दो धारी तलवार हमारी लग रही है। एक तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व गिर रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है फॉरेक्स रिजर्व, हर हफ्ते हमारा फॉरेक्स गिरता जा रहा है, फॉरेन रिजर्व्स। दूसरा, हमारे नंबर्स खराब हैं, और एक चीज़ और, डॉलर मजबूत हो रहा है। जितनी तीनों चीज़ें खराब हो रही हैं, ये एक समस्या है रुपये के लिए, और जितना रुपये कमज़ोर होगा उतना बैंक्स में प्रेशर रहेगा। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, बैंक्स नहीं चलेंगे हाई रुपये के अंदर, और ये करना भी ज़रूरी है। मैंने मेरी पहली वीडियोस में क्लिप्स में कहा है 20 जनवरी के बाद, 20 जनवरी के बाद करेंसी के अंदर इतने बड़े मूव आएंगे कि लोगों से संभलेंगे नहीं, एक्सपोर्टर से वो मूव संभल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं संभल पाएंगे? क्योंकि इधर से देखिए, रूबल ने 7% रूबल एक दिन में डिवैल्यूड हुआ। क्यों?
अपनी करेंसी, अपने इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को प्रोटेक्ट करना है उनको। रशिया, चाइना, इनके पास और कोई हथियार नहीं है ट्रंप के खिलाफ लड़ने के लिए, इनको अपनी करेंसी को डीवैल्यूड करना ही पड़ेगा। एक तो खुद रुपए, ये डॉलर के सामने डीवैल्यूड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ट्रंप आएंगे वो एक इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में जाएगा यूएस, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो डॉलर का दाम भी बढ़ेगा, तो एक इन्फ्लेशनरी कंडीशन में यूएस जाएगा। जैसे इन्फ्लेशन में जाएगा ना, वो ट्रंप क्या करेंगे, टैरिफ लगाएंगे, और उन्होंने कहा भी है, मीडिया रिपोर्ट्स में छप रही है, अभी कोई इसकी बात नहीं कर रहा, मैंने अपने पहले हर वीडियो में बात की है, ट्रंप लगाएंगे टैरिफ और चाइना युआन को डीवैल्यूड करेगा, रशिया रूबल को डीवैल्यूड करेगा, मैक्सिको अपने मैक्सिकन को डीवैल्यूड करेगा, पैसों को डीवैल्यूड करेगा। क्यों बोल रहा हूं मैं, हर वीडियो में इसलिए बोल रहा हूं, ये एक बड़ा इवेंट होगा अगर देश अपने करेंसी को डीवैल्यू, क्योंकि देखिए अगर ट्रंप ने 10% टैरिफ भी लगाया तो चाइना के पास और कोई भी हथियार नहीं है। क्योंकि समझिए पहले तो क्या किया था पिछले टर्म में, लोगों को याद नहीं होगा, जब ट्रंप पहले जीते थे 2020 से पहले, वो टैरिफ लगा रहे थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, चाइना वाले मैक्सिको के अंदर फैक्ट्री लगाकर एक्सपोर्ट कर रहे थे, मैक्सिको माल बेचकर मैक्सिको रूट अपना रहे थे, तो थोड़ा सा बच रहे थे वो। लेकिन अब की बार क्या किया ट्रंप ने, पहले ही बोल रहा मैं मैक्सिको पर ही टैरिफ लगाऊंगा और मैं चाइना पर भी टैरिफ लगाऊंगा, तो ये रूट बंद हो रहे हैं क्योंकि पता चल रहा है सबको। तो ये एक्चुअली के अंदर बहुत खतरनाक सिचुएशन होने वाली है भारतीय बाजारों के लिए और एशियन कंट्रीज के लिए। अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाए, इधर चाइना क्या करेगा, अपने युआन को वापस डीवैल्यूड करेगा और हमारा रुपया भी डीवैल्यूड होगा। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी थोड़े समय के अंदर ये जो हमारा रुपया है 85 और 50 के पार भी हो जाए, कुछ समय मतलब 1.5-2 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर ही हो जाए तो इसलिए अगर रुपया डीवैल्यूड होगा हमारे लिए एक दिक्कत है, हमारे यहाँ से फंड्स निकलेंगे और फंड्स निकलेंगे क्योंकि हमें फंड्स की आवश्यकता है, फंड निकलेंगे और एक्चुअली में हमारी वैल्यूएशन ही महंगी है। अगर हम 28-29 की फॉरवर्ड पी पर काम कर रहे हैं और हमारे दूसरे देश हमारे से सस्ते काम कर रहे हैं, पैसा वहीं जाएगा। और मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, अब कराची 100 देखिए, कराची का 100 इंडेक्स देखिए, कराची 100 लिखिए गूगल में जाकर, ऑल टाइम हाई 1 लाख से ज़्यादा साल का शायद 60-70% रिटर्न दिया इंडेक्स ने। तो कराची इतना, मतलब पाकिस्तान बोलना नहीं चाहिए, पाकिस्तान हमसे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, सब कुछ खराब है, लेकिन उनके स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि पैसा यहाँ से निकल कर, क्योंकि देखिए जुआ खेलने वाले को जुआ खेलना है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ फ़ायदा देखना अपना, उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है, कोई भी फीलिंग नहीं है, उसको जुआ खेलना है। अब उसको भारत में जुआ खेल लिया उसने बढ़िया दाम छाप लिया, उसका कोई इमोशन नहीं है, वो यहाँ से पैसा निकाल कर चाइना में और आपका पाकिस्तान के अंदर पैसा ठोक रहा है वो। एक बात समझिए, कराची के इंडेक्स को जाके तो देखिए आप, कराची 100 लिखिए, 60-70% ऊपर है वो इंडेक्स, और हम कितने हैं, 10-12-15% हम ऊपर है। तो डेट इज अ पॉइंट कि अगर हमारा रुपया डीवैल्यूड और हुआ तो पैसा निकलेगा और उन कंट्रीज में जाएगा जहां पे वैल्यूएशन सस्ते हैं, और थोड़ा बहुत पैसा बिटकॉइंस के अंदर, क्योंकि बिटकॉइन परफॉर्म कर रहा है, देखिए बिटकॉइन परफॉर्म कर रहा है, नेक्स्ट करेंसी है दुनिया की, डिसेंट्रलाइज है, किसी का कंट्रोल नहीं है, और यूएस के अंदर डॉलर में भी पैसा जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, ट्रिकी सिचुएशन है, ट्रिकी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लाइट रहिए और बढ़िया कंपनी विद लो वैल्यूएशंस लीजिए। अगर आपने महंगी कंपनी ली है और अगर फंस गए आप, मैं कह रहा हूं निकाले नहीं निकलोगे, तो कंपनी वो लीजिए जिनका लो पी वैल्यूएशंस है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है। आप 1 ट्रिलियन की कंपनी ले रहे हैं जिसका आरओई 4% या 2% पर है, कोई सेंस नहीं बनता, वो इतने मार्केट कैप पर आज नहीं तो कल कोलैप्स करेगी और आपको निकलने का भी समय नहीं मिलेगा, समय जरूर लग सकता है। तो लो वैल्यूएशंस, लो मार्केट कैप की कंपनी लीजिए विद अ हाई आरओई और आरओआई, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।